हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डी यू बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो कि 2022 में होना है। इस वीडियो में हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है आप लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को कैसे अपनी टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉलेजेस डिस्कस करेंगे, डी यू बी एड के टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं उसका भी एक जनरल आइडिया दूंगी। और एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग। एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो हर स्टूडेंट का मेन कंसर्न रहता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसके बारे में भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा लास्ट प्रीवियस 3 ईयर्स की कट ऑफ डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा जनरल आइडिया मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा आपको किस लेवल की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डी यू बी एड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा कैटेगरी 1 क्या कह रहा है। कैटेगरी 1 में कह रहे हैं कि आप लोगों को ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। और इसके साथ साथ कैटेगरी 2 क्या कह रही है। कैटेगरी 2 में कह रहे हैं कि अगर आप लोग कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है, बीटेक किया हुआ है किसी ने, तो उसमें आपका 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए अगर आप लोगों को डी यू बी एड एडमिशन लेना है। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफिल करने होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमें अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो कैसे चूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या होना चाहिए, अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करना है वो 200 मार्क्स या 12 क्रेडिट्स का पड़ा हुआ होना चाहिए। और उसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर आप लोगों का होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों ने अपना साइंस चुना है, ठीक है, पेडागोगी 1 सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोगों को बायोलॉजी, अगर आप अपना टीचिंग सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं पेडागोगी 2 के लिए, तो उसको आपको बायोलॉजी जो है अपना ग्रेजुएशन में 200 मार्क्स या 12 क्रेडिट्स पे पढ़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको उसमें 50% मिनिमम मार्क्स भी स्कोर होना चाहिए, तभी आप अपना बायोलॉजी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज में भी अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कुछ भी चूज़ करना है, आपको 2 सब्जेक्ट अपने चूज़ करने होते हैं। एक होता है पेडागोगी 1 और एक होता है आपका पेडागोगी 2। तो पेडागोगी 1 जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया अच्छे से, और अदर सब्जेक्ट्स में भी होता है कॉमर्स, साइकोलॉजी या सोशोलॉजी में से आप अपना पेडागोगी 2 सब्जेक्ट डाल सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में भी होता है और होम साइंस में भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीयू के किस किस कॉलेज में बीएड जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें हमारी 4 कॉलेजेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेकंड है हमारा महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, थर्ड है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, एंड फोर्थ है हमारा लेडी इरविन कॉलेज। इसमें जो हमारे एसपीएमसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन है और एलआईसी लेडी इरविन कॉलेज जो है ये हमारा सिर्फ विमेन कॉलेज है। यहाँ पर सिर्फ विमेन सीट्स ही अवेलेबल है। सेकंड हमारा एलआईसी लेडी इरविन कॉलेज जो है वो सिर्फ जो बच्चे होम साइंस अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो ही इधर सीट जो है वो ले पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमारे पास होती हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बताया है कि यही 4 कॉलेजेस जो हैं वो डीयू में बीएड प्रोग्राम करवाते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास डी यू बी एड में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो है वो हमारे पास 125 सीट्स हैं। लेडी इरविन कॉलेज में हमारे पास 125 सीट्स हैं। महर्षि वाल्मीकि में भी हमारे पास 125 सीट्स हैं। और एसपीएमसी श्यामा प्रसाद में हमारे पास 63 सीट्स हैं। तो टोटल हमारे पास 438 सीट्स जो है डी यू बी एड में अवेलेबल होती हैं। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो आप अपनी उसी एक सीट के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए।
और जो लोग स्टूडेंट्स न्यू जो हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आप लोगों तक सारी नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्किप ना हो। हम लोग DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपनी वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न की। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है DU BEd का, वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो ही कंडक्ट करवाती है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल वो होते हैं 100 और +4 मार्क्स आपको मिलते हैं आपके ईच करेक्ट आंसर पर। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको उस पर +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका कोई भी इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें आपको एक नेगेटिव मार्क मिलता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके 400 होते हैं। बाकी आप लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए उसके बारे में हम आगे थोड़ा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो है वो उनको डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग DU BEd एंट्रेंस सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना वो एक ही होता है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे फिर आपने अपना टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी चूज़ किया हो। ज़रूर ऐसा नहीं होगा कि फ़िज़िक्स वालों के लिए अलग एंट्रेंस आ रहा है, केमिस्ट्री वालों के लिए अलग आ रहा है, मैथ्स का अलग आ रहा है। एक ही कॉमन एंट्रेंस होता है जो आप सबको क्लियर करना होता है। उसके आगे हमारा जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, अब हम लोग को साइंस, सोशल साइंस और जो अपना मैथमेटिक्स है वो अपना स्कूल लेवल तक पढ़ना होता है, क्लास 12 तक। देखिए, मेंशन तो यहाँ पर यही है कि क्लास 12 तक हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन क्या होता है क्लास 12 तक हम लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन सब लोग क्लास 12 तक इतना अपना प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे कहाँ तक आते हैं, हमारे क्लास 10 तक आते हैं। ठीक है, क्लास 12 तक का पूरा मेंशन किया गया है, लेकिन क्लास 10 तक ही हमारे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमें लैंग्वेज के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, 2 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, 2 भी नहीं, हमें 4 कॉम्प्रीहेंशन आते हैं टोटल। ठीक है, 2 जिसमें से हमारे होते हैं इंग्लिश के और 2 होते हैं हमारे हिंदी के, और इनमें भी आपको हर कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि इंग्लिश के आपको 2 कॉम्प्रीहेंशन आएंगे जिसमें से 5-5 ईच क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत स्कोरिंग होता है, आप लोग देख ही रहे हैं कितने 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जाते हैं। तो हमें अपना कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो है हमारी बहुत ही जनरल और बेसिक लेवल की आती है। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी अपने चैनल पर रीजनिंग की कुछ वीडियोस डाली थी और उसमें से क्वेश्चंस आए भी थे, और बच्चों ने कमेंट्स करके बताया था कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी हम लोग एक रीजनिंग की फुल वीडियो जो है वो बनाएंगे, अपलोड भी करेंगे। आप लोग चाहें तो उसमें से प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो अपना जनरल बेसिक रीजनिंग कहीं से भी प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। तो आप लोग को अपना कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस जो होती है वो हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड आती है। इसके साथ साथ हमारे कुछ और अदर टॉपिक्स भी होते हैं जिनके ऊपर अक्सर हर साल जो है वो क्वेश्चंस आते ही हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार जो एंट्रेंस हुआ है उसमें इतना डिसेबिलिटी के ऊपर नहीं फोकस किया गया है, लेकिन जो पहले के अगर हम लोग प्रीवियस पूरा देखें तो उसके ऊपर डिसेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके साथ साथ बुक्स एंड ऑथर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जिनमें से अक्सर जो है वो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा हर साल अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हम हमेशा मतलब एकदम परफेक्ट गेस तो बिल्कुल कभी नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी एक सिलेबस दिया हुआ है, और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को फॉलो करें तो हम लोग एक जनरल आइडिया निकाल ही लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये हमारा DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम था का सिलेबस है पूरा। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। तो बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो हर सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एकदम एग्जैक्ट आइडिया हमारा नहीं है, कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं निकाला है, ये एक जनरल आइडिया है कि जिसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थोड़ा देखे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस छांटे हैं कि किस में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आप लोगों को प्रिपरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिल जाए।
देखिए कॉम्प्रिहेंशन का आपका पूरा फिक्स्ड होता है। मैंने अभी अभी आपको लोगों को बताया कि इंग्लिश के 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, हिंदी के 2 आते हैं, 5 क्वेश्चन हर कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। तो ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस तो हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। रीजनिंग के जो होते हैं वो यही रहता है, 10 to 11 के बीच में क्वेश्चंस जो है वो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कितना स्कोरिंग है हमारा कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। साइंस में से 17-18 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारा रहता है कि हम लोग अपना लेके चलें। केमिस्ट्री के आ गए 5-6, बायोलॉजी के कभी 4 आ गए, फिज़िक्स के 3 हैं, जनरल साइंस के 4 हैं। तो यही जो है जनरल एक रहता है साइंस का, पूरा 17-18 क्वेश्चन साइंस में से पूछे जाते हैं। एसएसटी में से भी बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अराउंड, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको मिला के पूछा जाता है। कभी कभी हिस्ट्री में से 5-6 आ गए, पॉलिटी में से 4-5 आ गए, तो एक जनरल आइडिया है। लेकिन 15-16 क्वेश्चंस जो है ये लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एसएसटी में से भी पूछ लें। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल ही होते हैं, 8-10 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस हमेशा ही कम रखे जाते हैं, 4-5-6 क्वेश्चंस हमेशा मैथ्स में से पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में से भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सोशियोलॉजी में से भी आते हैं 2-3 क्वेश्चन। मतलब ये लोग ट्राई करते हैं पूरा कि हर एरिया टच करें। चाइल्ड डिसेबिलिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं। इस बार नहीं आया लेकिन जनरल एक रहता ही है, ये लोग पूछ ही लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर से भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया जिस तरीके से, मतलब ये लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग हर पार्ट जो है वो टच कर लें। तो ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं, प्रीवियस कम से कम 2-3 सालों के हमने पूरे क्वेश्चंस निकाले हैं। उसके बाद आप लोग के लिए एक जनरल आइडिया निकाला है जिससे कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिले। अब हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे, तो ये प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। हर स्टूडेंट का कंसर्न रहता है एडमिशन प्रोसेस को जानना। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना वो एनटीए के थ्रू कंडक्ट होता है। मैंने आप लोगों को बताया ही, ऑल ओवर इंडिया एनटीए ही पूरा जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सेकेंड में देखिए एनटीए क्या करती है, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद एक आंसर की रिलीज़ करती है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है या इनकरेक्ट है तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो जो होता है, आपको जो ये लिस्ट निकाली जाती है आंसर की, इससे आप लोगों को आपका मार्क्स का भी थोड़ा आइडिया जो है वो मिल सकता है। लेकिन इनका मेन यही कंसर्न रहता है एनटीए का कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को रॉन्ग लग रहा है तो आप उसे चैलेंज कर लीजिए। फिर यहाँ पर एनटीए जो है आफ्टर री एवेल्यूएशन आप लोगों का एक फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज़ करती है जिसमें आप लोग को आपके मार्क्स पता चल जाते हैं। अब यहाँ पर एनटीए का काम ख़त्म होता है। अब यहाँ पर डीयू जो है, जो आपका ये फाइनल स्कोर कार्ड आया है उसके बेसिस पर एक रैंक लिस्ट निकालती है कि आपकी क्या रैंक है। इस बार क्या हुआ है, इस बार एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा हुआ है। पहले फर्स्ट कट ऑफ निकली है, एडमिशन लिस्ट निकली है, उसके बाद रैंक लिस्ट निकाली गई है। लेकिन हर साल अभी तक पहले क्या होता था, पहले रैंक लिस्ट आती थी फिर फर्स्ट आपका लिस्ट आता था। तो अभी हम यही लेके चल रहे हैं कि रैंक लिस्ट जो है वो पहले डीयू निकालेगा। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को एडमिशन लिस्ट निकलता है आप लोगों के प्रेफरेंस जो रहती है उसके बेसिस पर। यहाँ कॉलेज प्रेफरेंसेस कैसी होती है, देखो अभी मैंने आप लोगों को कॉलेजेस के बारे में बताया था 4। तो आप लोगों ने जब अपना फॉर्म फिल किया होगा उसमें जब आपने लोगों ने अपने कॉलेजेस भरे होंगे कि हमें ये कॉलेजेस चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, दूसरा ये कॉलेज चाहिए, तो आप लोगों के उस प्रेफरेंस के ऊपर एक एडमिशन लिस्ट निकलती है जो हमारी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट होती है। उसके बाद ऐसे ही 5 से 6 एडमिशन लिस्ट हर साल डीयू बीएड जो है वो निकालता ही है। और आप लोगों को हाँ एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही रेडी करके रखें। क्यों पहले से रेडी करके रखना है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को होती है। उसका वीडियो जो है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद आप उस लिंक पर जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों को एडमिशन के टाइम होगी। अब सुनिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है, आप लोगों का कॉलेज अपग्रेडेशन नहीं होता और जो टीचिंग सब्जेक्ट आप लोगों ने एक बार चूज़ कर लिया है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों ने जो अपना टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया है वो आपका बाद में कभी चेंज नहीं होगा। अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेज कैसे नहीं होता,
कि हम लोग क्या सोचते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स कि हम लोग हमारा फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ, तो हम लोग फर्स्ट लिस्ट में हमारा एडमिशन हो गया है और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया है, ठीक है, लेकिन हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए। हम लोग ना अभी सेकेंड लिस्ट का वेट करते हैं, क्या पता हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए या हमें हमारी प्रेफरेंस का कॉलेज मिल जाए। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर दो ही ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है, आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, या तो आप उसमें अपनी सीट ले लीजिए या फिर आप अपना एडमिशन मत लीजिए। सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के बाद क्या होता है, टाइम दिया जाता है कि आपको उन 2-3 दिन में ही फर्स्ट लिस्ट के बच्चों को उधर कॉलेज में जाके अपना एडमिशन लेना होता है। अगर आपने उधर उस टाइम एडमिशन नहीं लिया, फिर आपकी सीट कैंसिल, फिर सेकेंड लिस्ट आएगी और जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो अपना एडमिशन लेंगे। तो इधर अपग्रेडेशन ऑफ कॉलेज नहीं होता। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं होता और सीट नहीं लेते अपनी, और फिर उनका चांस जो है वो मिस हो जाता है। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है। अब देखिए आप लोग, ये एक मिनिमम स्कोर हम लोगों ने रेडी किया है आप लोगों के लिए। ये प्रीवियस 3 इयर्स की कट ऑफ को ध्यान में रख के बनाया गया है। हम लोगों ने लास्ट 3 साल की कट ऑफ्स को देखा है, उसके बाद ध्यान में रख के आप लोगों को कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, एक आप लोगों का टारगेट क्या रहना चाहिए जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक टारगेट क्या सेट होना चाहिए भाई, कुछ पढ़ने के लिए टारगेट चाहिए नहीं चाहिए, या ऐसे ही पढ़ने बैठ जाओगे, और बिना टारगेट के तो कोई पढ़ाई भी नहीं होती, सीधी सी बात है। तो एक टारगेट सेट करने के लिए हम लोगों ने आपका एक मिनिमम स्कोर बनाया है। इसको हमने प्रीवियस 3 इयर्स की कट ऑफ देखी है, इसमें हमने देखी है। अब जैसे कि साइंस है, साइंस में जनरल वालों को 230 अचीव करना होता है, इतना मार्क्स चाहिए आपको, और ओबीसी को 217, एससी को 210, एसटी में 178, ईडब्ल्यूएस में 221। हमने हर कैटेगरी की कट ऑफ को ध्यान रखकर बनाया आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ देखो, जो साइंस में हम लोग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें क्या है, इन सबका एक ही कट ऑफ है। साइंस का, मैथ्स भी इसी में ही आता है, कि ऐसा नहीं है कि आपकी मैथ्स की कट ऑफ अलग आएगी, फिज़िक्स की अलग आएगी। जिस तरीके से हमारा कॉमन एंट्रेंस होता है, उसी तरीके से हमारी एक साइंस की कॉमन कट ऑफ आती है। इसी तरीके से सोशल साइंस में भी होता है। जो ये 217 जनरल वालों के लिए मार्क्स हैं, ये आपकी हिस्ट्री के भी इतने ही होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री चूज़ किया है। जिन्होंने पॉलिटी चूज़ किया है उसके लिए भी इतना ही होगा। जिन्होंने ज्योग्राफी चूज़ किया है उसके लिए भी इतना ही कट ऑफ निकाला जाएगा। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी होता है हमारा, कॉमर्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी में। ऐसे लैंग्वेजेस के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, अदर लैंग्वेजेस में भी हर कैटेगरी का हमने जो है वो कट ऑफ आप लोगों के लिए लिखा ही है, आप लोग देख ही रहे हैं। होम साइंस में भी आप देखिए, जनरल को 97 अचीव करना ही होता है, ईडब्ल्यूएस को 92 लेना होता है। इस बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आया है ना, जो अभी हम लोगों ने दिया है, वो थोड़ा सा इजी था। इस बार कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और लेकिन अगर इस बार देखो, अब 2022 में कैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, अगर इजी नहीं आता, ज़्यादा थोड़ा टफ आता है, तो आपका कट ऑफ इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन आप लोग को एक जनरल टारगेट तो ये रख कर ही चलना है कि हमें इतना अपने मार्क्स के लिए, इतना स्कोर मार्क्स के लिए पढ़ना ही है। बोला ना भाई, टारगेट रख के ही पढ़ेंगे तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये एक पूरा प्रीवियस 3 इयर्स का कट ऑफ हम लोगों ने ध्यान रखा है, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो पाए, आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। सारी इन्फॉर्मेशन जितना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए, उतना मैंने पूरी कोशिश की है डालने की। अगर फिर भी कहीं कुछ रह गया है आप लोगों को, या कुछ समझ नहीं आया है, तो उसके लिए आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।